वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। आज की कहानी है कन्यादान। अनिरुद्ध घर के अंदर घुसते हुए मंजुला से बोले, मैडम, आपके भाई साहब ने श्रेयसी के कन्यादान की तैयारी कर ली है। क्या? उन्होंने उसकी शादी का कार्ड भेजा है। क्या कह रहे हैं आप? चौंकती हुई मंजुला बोली, क्या श्रेयसी की शादी तय हो गई है? जी मैडम, निमंत्रण कार्ड तो यही कह रहा है। मंजुला ने तेजी से कार्ड खोलकर पढ़ा और उसे खिड़की पर एक किनारे रख दिया। फिर बुदबुदाई, भाई साहब कभी नहीं बदलेंगे। उसके चेहरे पर उदासी और खिन्नता का भाव था। क्या हुआ? तुम श्रेयसी की प्रस्तावित शादी की खबर सुनकर खुश नहीं हुई? आप तो बस। तभी बहू छवि चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई। पापा जी, किसकी शादी का कार्ड है? अरे बेटा, खुशखबरी है, अपनी श्रेयसी की शादी का कार्ड है। छवि खुश होकर बोली, वाओ, मज़ा आ गया। छवि के जाने के बाद मंजुला बोली, क्या भाई साहब एक बार भी फ़ोन नहीं कर सकते थे? तो क्या हुआ? लो, मैं अपनी ओर से भाई साहब को फ़ोन करके बधाई दे देता हूँ। मन ही मन अपमानित महसूस करती हुई मंजुला वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। साले साहब, बहुत बहुत बधाई, आपका भेजा हुआ कार्ड मिल गया। श्रेयसी की तरह उसकी शादी का कार्ड भी बहुत सुंदर है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो निसंकोच कहिएगा। लड़के के बारे में आपने अच्छी तरह से जानकारी तो कर ही ली होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, महाराज जी ने सब पक्का कर दिया है। एक बात बताइए, आपने श्रेयसी से पूछा कि नहीं? उससे क्या पूछना, ऐसा राजकुमार सा छोरा सबको नहीं मिलता। अपनी श्रेयसी तो सीधे अमेरिका जाएगी। इसी वजह से जल्दबाजी में 15 दिनों के अंदर शादी करनी पड़ रही है। अच्छा, श्रेयसी कहाँ है? फ़ोन दीजिए उसे, बधाई तो दे दें। देखिए अनिरुद्ध जी, बधाई बधाई रहने दीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। हमारे हिंदू धर्म में कन्यादान को महादान कहा गया है। लेकिन भाई, आपकी और मेरी सोच में बहुत अंतर है। आप तो पहले आयुषी से नौकरी करवाएंगे, फिर उसके लिए लड़का खोजेंगे या फिर उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी कर देंगे। परंतु मैं तो जल्द से जल्द बेटी का कन्यादान करके बोझ को सिर से उतारना चाहता हूँ। मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई थी। अब तो उसकी डोली विदा करने के बाद ही चैन की नींद सोऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। छवि, तुम्हारी आदरणीय मम्मी जी कहाँ गई? अपने भाई साहब या भाभी से उन्होंने बात भी नहीं की? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? मंजुला को आता देख अनिरुद्ध बोले, आइए श्रीमती जी, चाय आपके इंतज़ार में उदास होकर ठंडी हुई जा रही है। मंजुला का मुंह उतरा हुआ था, पर शादी की खबर से उत्साहित छवि बोली, मुझे तो बहुत सारी खरीदारी करनी है। आखिर मेरी प्यारी ननद की शादी जो है। हाँ हाँ, कर लेना, जो चाहे वह खरीद लेना। अनिरुद्ध बोले। बेटा उन्मुक्त मौका देखते ही बोला, पापा, आपका इस बार कोई भी बहाना नहीं चलेगा, आपको नया सूट बनवाना ही पड़ेगा। ना यार, मुझे कौन देखेगा? मंजुला की ओर निगाहें करके अनिरुद्ध बोले, भीड़ में सबकी निगाहें लड़की की सुंदर सी बुआ और भाभी पर होंगी। और हाँ, आयुषी कहाँ है? वह तो शादी की खबर सुनते ही कितना हंगामा करेगी। मंजुला चिंता मगन होकर बोली, वह कॉलेज गई है, उसका आज कोई लेक्चर था। मंजुला सोचने लगी कि बड़े भाई साहब क्या कभी नहीं बदलेंगे? वे हमेशा अपनी तानाशाही चलाते रहेंगे। वे रूढ़िवादिता और जातिवाद के चंगुल से अपने को कभी भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। फिर मन ही मन शादी होने वाले खर्च का हिसाब किताब लगाने लगी। तभी आयुषी कॉलेज से लौटकर आ गई। जैसे उसने श्रेयसी की शादी का कार्ड देखा, उसका चेहरा एकदम बदरंग हो उठा। उसके मुंह से एक बार निकल पड़ा, श्रेयसी की शादी। फिर वह एकदम से चुप रह गई। मंजुला ने पूछा कि क्या कह रही हो? तो वह बात बदलते हुए बोली, पापा, इस बार आप पे कोई कंजूसी नहीं चलेगी। मेरा और भाभी का लहंगा बनेगा। और सुन लीजिए, डियर मॉम के लिए भी इस बार महंगी वाली खूबसूरत कांजीवरम साड़ी खरीदेंगे। हर बार जाने क्या ऊट पटांग पुरानी सी साड़ी पहनकर खड़ी हो जाती हैं। आयुषी, तुम बहुत बकबक करती हो। पैसे पेड़ पर लगते हैं ना कि हिला दिया और बरस पड़े। मंजुला अपनी खींच निकालती हुई बोली, श्रेयसी को कुछ उपहार देने के लिए भी तो सोचना है। श्रीमती जी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? मेरी सुनता कौन है? आपको तो अपनी आयुष्य की कोई फिक्र ही नहीं है। जब वे शादी के लिए तैयार होगी तभी तो उसके लिए लड़का देखेंगे। इस साल 24 की हो जाएगी। मेरी तो रातों की नींद उड़ जाती है। तुम अपने भाई साहब की असली शागिर्द हो, उनकी भी नींद उड़ी रहती है। यह कहकर अनिरुद्ध अपने लैपटॉप में कुछ करने में व्यस्त हो गए। मंजुला इस बीच श्रेयसी के बचपन में खो गई। उसने श्रेयसी को पाल पोस कर बड़ा किया था। भाभी के जुड़वा बच्चे हुए थे।
वे 2 बच्चों को एक साथ कैसे पालती, इसलिए वे श्रेयसी को अपने साथ ले आई थी। उसने रात दिन एक करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब वह 6 साल की हो गई तो भाभी बोली, यह मेरी बेटी है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, और वे उसे अपने साथ ले गई थीं। श्रेयसी के जाने के बाद मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसके मन में श्रेयसी के प्रति अतिरिक्त ममत्व था। श्रेयसी बहुत दिनों तक मंजुला को ही अपनी माँ समझती रही थी। मंजुला छुट्टियों में श्रेयसी को बुला लेती थी। श्रेयसी आती तो उन्मुक्त और आयुषी उसके हाथ से खिलौना झपट कर छीन लेते, उसे कोई चीज़ छूने नहीं देते। इस बात पर मंजुला जब उन्मुक्त को डांट रही थी तो वह धीरे से बोली थी, मम्मी मुझे तो आदत है, वह प्रखर मेरे हाथ से सब खिलौने छीन लेता है, चाहे खाने की हो या खेलने की, सब चीज़ें झपट लेता है। अम्मा भी कहती हैं कि वे भाई है, उसे दे दो। श्रेयसी की आंखें नम हो उठी थीं। तभी वे मंजुला से लिपट कर बोली, मम्मी मेरा घर कहाँ है? आप अच्छी मम्मी हैं, वे गंदी अम्मा हैं, मुझे मारती हैं। मैडम क्या बात है, बड़ी अपसेट दिख रही हो? अनिरुद्ध की आवाज़ से वे वर्तमान में लौट आई थी। सुनिए जी, श्रेयसी अपने ससुराल में खुश तो रहेगी ना? मेरे मन में अपराध बोध है कि मैंने उसे अपने से दूर करके भाभी के पास क्यों भेजा। तुम तो फजूल की बात करती हो, वह उनकी बेटी है, जैसा वे चाहें वैसा करें। जैसे जैसे श्रेयसी बड़ी होती गई, गुमसुम और चुप होती गई, श्रेयसी की आंखों का सूनापन देख मंजुला अपराध बोध से भर जाती। वह सोचती कि यदि वह उसे अपने पास रख सकती तो शायद श्रेयसी खुश रहती। भाभी के कड़क और दकियानूसी स्वभाव के कारण श्रेयसी सबसे दूर अकेली खड़ी दिखाई पड़ती। हंसने चहचहाने की उम्र में भी उसके चेहरे पर गंभीरता का आवरण होता था। उन्मुक्त और आयुषी धीरे धीरे बड़े होते गए और भाई साहब व भाभी ने अपने बच्चों को मंजुला के यहाँ भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्मुक्त की शादी में श्रेयसी को बहुत दिनों बाद देखा था मंजुला ने। श्रेयसी के लिए फैशनेबल कपड़े पहनना मना था, उसे केवल सलवार कुर्ता पहनने की इजाज़त थी। दुपट्टा हर समय पहनना ज़रूरी था। भाभी के हर समय के डांट फटकार से श्रेयसी को अकेले में आंसू बहाते हुए देख वह भी रो पड़ी थी। उसके आंसू देख भाभी गर्म होकर बोली थी, अपने टेस्ट से किसी और को दिखाना, अपना चाल चलन ठीक रखो, लड़कियों का ज़ोर ज़ोर से हंसना अच्छा नहीं होता, इतने ज़ोर के ठहाके क्यों लगाती हो, चलकर नाश्ता लगाओ। यदि वह उन्मुख से मजाक करती तो भाभी जोर से डांट कर कहती, लड़कों के बीच घुसी रहती हो, चलो ढोलक बजाओ और औरतों के साथ बैठो। ऐसी बातें सुनकर सबका मन खराब हो गया था। भैया भाभी के चले जाने के बाद सबने चैन की सांस ली थी। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए थे। प्यारे सी बहू छवि के आने के बाद घर में रौनक आ गई थी। 8 महीने बीते थे कि एक दिन मंजुला के मोबाइल पर भाभी का फ़ोन आया। जी श्रेयसी रिसर्च करना चाहती है, इसलिए हम लोग आप पर विश्वास करके उसे लखनऊ भेज रहे हैं। वह लड़कियों वाले हॉस्टल में रहेगी। आप लोगों के विश्वास पर ही उसे आगे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। मेरे तो बहुत जी घबरा रहा है, समय बहुत ख़राब है। आज के लड़कियों के कदम बहकते देर नहीं लगती है। भाभी घबराने की कोई बात नहीं है, श्रेयसी बहुत समझदार है। आप ठीक समझो तो श्रेयसी को मेरे घर पर ही रहने दो, मुझे अच्छा ही लगेगा। छवि और आयुषी के साथ उसे खूब अच्छा लगेगा। भाई साहब और भाभी श्रेयसी को लेकर आए। 3 दिन रहकर हॉस्टल में उसकी सब व्यवस्था करवाई। चुप चुप सहमी और गंभीर श्रेयसी को देखकर मन में प्रश्न चिन्ह उठा। समझ में नहीं आया कि क्या बात है। एक रात अकेले में भाभी अपने मन का गुबार निकालते हुए बोली थी, जी अब तुमसे क्या छिपाएं, श्रेयसी के पीछे एक बदमाश लड़का पड़ा हुआ है, इसलिए उसको वहाँ से दूर भेजना आवश्यक हो गया था। हम लोगों ने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो पाया, इसलिए मजबूर में यहाँ एडमिशन करवाना पड़ रहा है। इसकी सुंदरता इसकी दुश्मन बन बैठी है। सच ही श्रेयसी को कुदरत ने बड़े मन से गढ़ा था। दूध से गोरा सफ़ेद संगमरमर सा रंग, बड़ी बड़ी आँखें, लंबे व काले घुंघराले बाल, बिना मेकअप के भी वह परी सी दिखती थी। वे आगे बोली थीं, जीजाजी तो उसी कॉलेज में ही प्रोफेसर हैं, वे श्रेयसी पर निगाह रखेंगे। हम इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जैसी कहीं बात बनी तुरंत शादी कर देंगे। भाभी अपने दिल का बोझ हल्का करके भाई साहब के साथ अपने घर चली गई थी। श्रेयसी हॉस्टल में रह रही थी। उसकी रूम पार्टनर जूली थी, जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी। उसका भाई रॉबर्ट उसी कॉलेज में लेक्चरर था। जूली के साथ ही श्रेयसी उसके भाई से मिली। रॉबर्ट पहली नज़र में श्रेयसी की सुंदरता पर मर मिटा। शायद मन ही मन श्रेयसी को भी वह अच्छा लगा था। रॉबर्ट ईसाई था, परंतु सुलझा और समझदार युवक था। वह अनिरुद्ध से कॉलेज में कई बार मिल चुका था। अनिरुद्ध भी उसे पसंद करते थे।
भाई साहब और भाभी के लिए उसका ईसाई होना सबसे बड़ा दुर्गुण था। शेर छोटे शहर और भाभी के अनावश्यक प्रतिबंधों से आज़ाद होने के बाद हॉस्टल के रंग बिरंगे माहौल में जल्दी ही रम गई। उसके तो पर ही निकल पड़े। पहले तो हर शनिवार की शाम को आती रही, फिर धीरे धीरे उसने आना बंद कर दिया। आयशी और छिवी जब भी उससे मिलने गए वह उन्हें मिली नहीं। फ़ोन पर कभी कभी बात हो जाती तो अब उसके सुर बदल चुके थे। अब वह हॉलीवुड फिल्में, पिकनिक, पिज्ज़ा, बर्गर और पार्टी की बातें करने लगी थी। उसको घर आए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए एक दिन मंजुला ने खुद फ़ोन करके उससे आने को कहा। वह आई। जीन्स टॉप में बहुत स्मार्ट लग रही थी। अनिरुद्ध उसे देखकर बड़े खुश हुए। शेसी, तुम हॉस्टल में रहकर बिल्कुल बदल गई हो। फूफा जी, मेरी रूममेट जूली कहती है, जैसा देश वैसा भेस। समय के साथ कदम मिलाकर चलो, तभी आगे बढ़ पाओगी। मैं सलवार सूट पहनती थी तो पूरे डिपार्टमेंट में मेरा नाम बहन जी पड़ गया था। सेमिनार में जाती तो क्लास के लड़के लड़कियां खी कर हंसते थे और मुझे हूट करते थे। मैंने अपने पुराने चोले को उतार फेंका। इसमें जूली ने मेरी बहुत मदद की। फिर वह हॉस्टल चली गई। एक शाम कॉलेज से आने के बाद अनिरुद्ध बोले, मंजुला, तुम श्रेयसी को बुलाकर एक दिन बात करो। आज स्टाफ रूम में रॉबर्ट के साथ श्रेयसी का नाम जोड़कर लोग खुसर पुसर कर रहे थे। ये दोनों यहाँ वहाँ अक्सर साथ में दिखाई भी पड़ जाते हैं। मंजुला परेशान हो उठी थी। उसके मुंह से निकल पड़ा, भाई साहब और भाभी तो ये सब बातें सुनकर आपे से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने तो हम ही लोगों की जिम्मेदारी पर उसे यहाँ छोड़ा था। हाँ, मैं भी ये सब देख सुनकर परेशान हूँ। शेसी के तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। वह मनी मन सोचती रह गई कि एक शाम शेसी अपनी दोस्त जूली के साथ उसकी स्कूटी पर आ गई। सबकी प्रश्नवाची निगाहों का जवाब देकर बोली, बुआ, ये जूली है। इसे हिंदी नहीं आती, इसलिए मुझसे हिंदी सीख रही है और यह मुझे फ्रेंच सिखा रही है। हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते बोर हो गए थे तो जूली बोली कि चलो अपनी फैमिली से मिलवाओ। बस मैं इसे लेकर यहाँ आ गई। अच्छा किया जो तुम आ गई। मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। तुम्हारी ये दोस्त हम लोगों का खाना पसंद करे तो खाना खाकर जाना। जूली खाने की बात सुनकर खिल उठी। मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है। मेरी माँ भी इंडियन खाना कभी कभी बनाती हैं। मेरे पापा तो इंडिया में रहते हुए पूरे शाकाहारी बन गए हैं। शेसी, इधर मेरे साथ अंदर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। मंजुला ने कहा। वो क्या बात है? बड़ी गंभीर दिख रही हैं आप। कोई खास बात? साफ साफ शब्दों में कहूँ तो तेरा और रॉबर्ट का कोई चक्कर चल रहा है क्या? उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख समझ में आ गया था कि बात सच है। वह अपने को संभाल कर बोली, बुआ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। उसे एक आध बार हाय हेलो जूली की वजह से हुई है बस। इतना कहकर वह तेजी से जूली के पास जाकर बैठ गई। खाने की मेज पर शेसी का तमतमाया चेहरा देख पहले तो सब शांत रहे। फिर थोड़ी देर में शुरू हो गया बातों का सिलसिला। फिल्म, फैशन, एसएमएस, फेसबुक, यूट्यूब की गॉसिप पर क्या कहे। जूली हिंदी अच्छी तरह नहीं समझ पा रही थी, इसलिए वह खाने का स्वाद लेने में लगी हुई थी। मिर्च के कारण उसकी आँख, नाक और कान सब लाल हो रहे थे। चेहरा सुर्ख हो रहा था। खाना खाने के बाद आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, वेरी टेस्टी, यमी फूड। उसकी बात सुनते सब जोर से हंस पड़े। शेसी किचन से रसगुल्ला लाई और उसके मुंह में डालकर बोली, पहले इसको खाओ फिर बोलना। शेसी जूली की स्कूटी पर बैठी और बाय कहती हुई चली गई। अनिरुद्ध बोले, जूली अच्छी लड़की है। अगले दिन वे कॉलेज की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। उसी समय प्रोफेसर रंजन तेजी से उनकी तरफ आए। क्यों अनिरुद्ध जी, शेसी तो आप पे किसी रिलेशन में है ना? आजकल रॉबर्ट के साथ उसके बड़े चर्चे हैं। अनिरुद्ध कटकर रह गए। उन्हें तुरंत कोई जवाब न सूझा। धीरे से अच्छा कहकर वे अपने कमरे में चले गए थे। उसी शाम रॉबर्ट और शेसी को फिर से साथ देखकर उनका माथा ठनका था। वे रॉबर्ट के माता पिता से मिलने के लिए शाम को अचानक रॉबर्ट के घर पहुंच गए। रॉबर्ट उन्हें अपने घर पर आया देख थोड़ा घबराया, परंतु उसके पिता मैथ्यू और माँ जैकलीन ने खूब स्वागत सत्कार किया। मैथ्यू रिटायर्ड फौजी थे। अब वे एक सिक्योरिटी एजेंसी में मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे थे। जैकलीन एक कॉलेज में इंग्लिश के टीचर हैं। गरम गरम पकौड़ियों और चटनी का नाश्ता करके अनिरुद्ध का मन खुश हो गया था। वे प्रसन्न मन से गुनगुनाते हुए अपने घर पहुँचे। क्या बात है, आज बड़े खुश दिख रहे हैं। मंजू, आज रॉबर्ट की माँ के हाथ की पकौड़ियाँ खाकर मज़ा आ गया। आप रॉबर्ट के घर पहुँच गए क्या? हाँ हाँ, बड़े अच्छे लोग हैं। आपने उन लोगों से शेसी के बारे में बात कर ली क्या? तुम तो मुझे हमेशा बेवकूफ़ ही समझती हो। तुम्हारे आदरणीय भाई साहब की अनुमति के बिना भला मैं कौन होता हूँ किसी से बात करने वाला। लेकिन अब मैंने निश्चय कर लिया है कि एक बार तुम्हारे भाई साहब से बात करनी ही पड़ेगी। मंजुला नाराज़गी भरे स्वर में बोली, देखिए,
आपको मेरा वचन है कि आप इस पचड़े में पड़कर उनसे बात ना करें। आप मेरे भाई साहब को नहीं जानते। किसी को बुखार भी आ जाए तो सीधे अपने महाराज जी के पास भागेंगे। उनके पास जन्म कुंडली दिखाकर ग्रहों की दशा पूछेंगे। उनसे भभूत लाकर बीमार को खिलाएंगे और घर में ग्रह शांति की पूजा पाठ करवाएंगे। डॉक्टर के पास वे तब जाते हैं जब बीमारी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जब से मैंने होश संभाला है, भाई साहब को कथा, भागवत, प्रवचन जैसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए देखा है। वे पंडित, पुजारी और कथावाचकों को घर पर बुलाकर अपने को धन्य मानते हैं। उन सबको भरपूर दान दक्षिणा देकर वे बहुत खुश होते हैं। मंजुला, तुम समझती क्यों नहीं हो? यह श्रेयसी के जीवन का सवाल है। रॉबर्ट के साथ साथ उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। प्लीज़, आप समझते क्यों नहीं हैं? अनिरुद्ध बोले, कम से कम एक बार श्रेयसी को अपने मन की बात भाई साहब से कहनी चाहिए। अनिरुद्ध, आप समझते नहीं हैं। लड़की में परिवार वालों के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं होती। उसके मन में समाज का डर, माँ बाप की इज्जत चले जाने का ऐसा डर होता है कि वह अपने जीवन, प्यार और करियर सबकी बलि देकर खुद को सदा के लिए कुर्बान कर देती है। इसका मतलब तो यह है कि बड़े भाई साहब ने तुम्हारे साथ भी अन्याय किया था। मेरे साथ भला क्या अन्याय किया था? तुम्हारी शादी जल्दी करने की हड़बड़ी देख मेरा माथा ठनका था। क्या सोचती हो मैं नासमझ था? तुम्हारा उदास चेहरा, रात दिन तुम्हारी बहती आंखें, मुझे देखती तुम्हारी थरथराहट, संबंध बनाते समय तुम्हारी उदासीनता, तुम्हारी उपेक्षा, कमरा बंद करके रोना बिलखना, प्रथम रात्रि को ही तुम्हारी आंसू से भीगा हुआ तकिया देखकर मैं सब समझ गया था। तुम्हारी भाभी का पकड़कर फेरा डलवाना, तुम्हारे कानों में कभी दीदी फुसफुसा रही थी तो कभी तुम्हारी बुआ। विदा के समय भाई साहब के क्रोधित चेहरे ने तो पूरी तस्वीर साफ कर दी थी। उनका बार बार कहना, ससुराल में मेरी नाक मत कटवाना, मेरे लिए काफ़ी था। मैं परेशान तो था, परंतु धैर्यपूर्वक तुम्हारे सभी कार्यकलापों को देखता रहा और चुप रहा। वह तो उन्मुक्त पैदा हुआ तो उससे ममता हो जाने के बाद तुम पूर्ण रूप से मेरी हो पाई थी। यह सब सुनकर मंजुला की अंतरात्मा काँप उठी थी। अनिरुद्ध ने तो आज उसकी पूरी जन्म पत्री ही खोलकर पढ़ डाली थी। इधर उन्मुक्त और छवि शादी के लिए शॉपिंग में लगे हुए थे। आयुषी भी अपने लिए लहंगा ले आई थी, परंतु अभी सा था। एक दिन कॉलेज से आने के बाद अनिरुद्ध बोले, रॉबर्ट बहुत उदास था। उसने बताया कि श्रेयसी के मम्मी पापा आए थे और उसको अपने साथ ले गए। उसके बाद से उसका फ़ोन बंद है। सर, एक बार उससे बात करवा दीजिए। उदास मन से श्रेयसी को देने के लिए मंजुला अच्छा सा सेट ले आई थी। शादी में 4-5 दिन ही बाकी थे कि मंजुला का फ़ोन बज उठा। उधर भाई साहब थे। मंजुला, श्रेयसी घर से भाग गई। वह हम लोगों के लिए आज से मर चुकी है। और उन्होंने फ़ोन काट दिया था। घर में सन्नाटा छा गया था। सब एक दूसरे से मुंह चुरा रहे थे। मंजुला झटके से उठी। अनिरुद्ध, जल्दी चलिए। कहाँ? हम दोनों श्रेयसी का कन्यादान लेकर उसको उसके प्यार से मिला दें। मुझे मालूम है इस समय श्रेयसी कहाँ होगी। जल्दी चलिए, कहीं देर ना हो जाए। बरसों बाद आज मंजुला अपने साहस पर खुद हैरान थी। उन्मुक्त बोला, माँ, भाई की बिना बहन की शादी अच्छी नहीं लगेगी। मैं भी चल रहा हूँ। आप लोग जल्दी आइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। छवि आयुषी जल्दी जल्दी लहंगा लेकर निकली। दोनों आपस में बात करने लगी। श्रेयसी दी लहंगा पहनकर परी सी लगेंगी। सब जल्दी जल्दी निकले और खिड़की से आए हवा के तेज झोंके ने श्रेयसी की शादी के कार्ड को कटी पतंग के समान घर से बाहर फेंक दिया था।